तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्पना निर्माण 3। रसशास्त्र का जो है 9th चैप्टर आता है कल्पना निर्माण 3। तो कल्पना निर्माण 3 के अंदर हमें 6 कल्पनाएं पढ़नी है। उसमें से सबसे पहले आती है हमारी शार्कर कल्पना। शार्कर कल्पना क्या होती है? सिरप होती है। शार्कर का मतलब है सिरप। साधारण भाषा में इसे शरबत नाम से भी जाना जाता है। जो शार्कर कल्पना है इसका वर्णन हमें मिलता है आयुर्वेदीय द्रव्य गुण विज्ञान में और सिद्ध भैषज मणिमाला, इन दोनों ग्रंथों में जो है शार्कर कल्पना का हमें वर्णन मिलता है। संहिताओं में जो शार्कर कल्पना है इसका कोई भी सीधा वर्णन हमें नहीं मिलता है। तो शार्कर कल्पना हम बनाते कैसे हैं? तो हमने इसके लिए कोई भी एक लिक्विड लेना है। लिक्विड के अंदर हमें 2 गुना या फिर 4 गुना हमने पानी मिलाना है। 4 गुना पानी मिलाने के बाद उसको जो है हमने मंद अग्नि पर उसको बॉईल करना है। मंद अग्नि पर उसको पकाना है और फिर उसको छान लेना है। तो हमारी जो कल्पना बनती है वो क्या होती है? हमारी शार्कर कल्पना। ठीक है, तो लिक्विड हम यहाँ पर कौन कौन सा लेते हैं वो देखते हैं। या तो हम अर्क ले सकते हैं, गुलाब, चंदन, केवड़ा, बनफसा, सौंफ आदि सुगंधित द्रव्यों के अर्क से बना सकते हैं। फलों का रस या स्वरस ले सकते हैं तथा अन्य औषधीय द्रव्यों के हिमफांड और क्वाथ जो है हम ले सकते हैं। उसके अंदर 2 गुना चीनी या शर्करा मिलाएंगे हम और फिर उसे किसी पात्र में डालकर मंदाग्नि पर पका लेंगे और वस्त्र से जो है छान लेंगे। तो हमारी शर्कर कल्पना जो है वो बन जाती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सिद्ध भैषज मणिमाला ग्रंथ है उसमें जो द्रव या लिक्विड है उससे 4 गुना शर्करा मिलाने के लिए कहा है। और पहले हमने कौन सी पढ़ा था? 2 गुना। तो जो हमारे सिद्ध भैषज मणिमाला है इसके राइटर कौन है? रामकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो सिद्ध भैषज मणिमाला जो है इसके राइटर हैं रामकृष्ण भट्ट। अब हम देखते हैं कि शर्करा कल्पना का हम निर्माण कैसे करते हैं, इसकी निर्माण विधि क्या है। तो जिस भी द्रव्य से हमने शरबत बनाना है, शर्करा कल्पना बनानी है, उसका एक भाग लेंगे और उसका यवकूट चूर्ण बना लेंगे, यानी कोर्स पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर उसका नहीं बनाएंगे। फिर ये जो हमने यवकूट चूर्ण लिया है इसको जो है 8 गुना जल में भिगोकर हम रात्रि पर्यंत रख देंगे। रात में इसको भिगोकर रख देंगे। अगले दिन सुबह उठकर जो है मंद अग्नि पर चढ़ाकर मंद अग्नि पर चढ़ाकर अष्टमांश क्वाथ जो है वो हम तैयार कर लेंगे। शर्करा कल्पना बनाने के लिए यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्वाथ बनाना बताया है। अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम 8 गुना जल के अंदर जो है क्वाथ बनाते हैं। तो वही इन्होंने यहाँ पर बताया कि 8 गुना जल में जो है हम क्वाथ बना लेंगे। फिर जो है क्वाथ को छान लेंगे। छानने के बाद उसके अंदर 2 गुनी डबल अमाउंट में शर्करा मिला देंगे। जो डबल शर्करा ये किसने बताई है? यादव जी त्रिकम जी ने बताई है और इसको जो है सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। जो सिद्ध भैषज मणिमाला उन्होंने 4 गुना जो है शर्करा बताई है। हाँ, सिद्ध भैषज मणिमाला जो है इनके अंदर जो है इस बुक के अंदर 24 चैप्टर्स हैं और इसके जो चैप्टर्स हैं उन्हें गुच्छ कहा जाता है। जब हमारी शार्कर कल्पना के अंदर एक तार की चाशनी बन जाती है, दोनों उंगलियों के बीच में हमने उसको एक बार दबाया। एक बार दबाने के बाद हम दोनों उंगलियों को थोड़ा सा अलग करेंगे तो हमें उनके बीच में एक तार सी दिखाई देती है। तो ये जो है हमारे शार्कर कल्पना का जो है सिद्धि लक्षण है। जब एक तार की चाशनी बन जाए तो हम उसे उतार लेंगे और गर्म गर्म ही उसे वस्त्र से छान लेंगे। तो ऊपर भी सेम चीज़ बताई है। एक पल जो है हमने यवकूट किया हुआ द्रव्य लेना है। 8 पल द्रव्य यानी कि 8 गुना जल में उसको भिगोकर रख देंगे और सुबह उठकर जो है मंदाग्नि पर पका लेंगे और जब 1/8 बच जाएगा तो उसे वस्त्र से छान लेंगे। इसके बाद इन्होंने सिर्फ यहाँ पर ये बताया कि 4 पल शर्करा ऐड करेंगे, जबकि यहाँ पर पहले वाले में 2 गुना शर्करा था। ठीक है, उसे तंतुयुक्त होने तक पकाकर जो है उसकी चाशनी बना लेंगे और ये जो है हमारी शार्कर कल्पना होती है। नेक्स्ट है शार्कर कल्पना की परीक्षा या फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, हमारी शर्करा कल्पना तैयार हो गई। ये हम कैसे कंफर्म करते हैं वो यहाँ पर बताया है। एक सिद्धि लक्षण हम पहले पढ़ चुके हैं, जब एक तार की चाशनी बन जाए तो ये भी इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है। और दूसरा यहाँ पर क्या बताया है? दरवी या करछुल, जो हमारी कड़छी होती है, हम उससे हम जो है शार्कर कल्पना की 1-2 बूंद किसी बर्तन पर डालकर देखेंगे। अगर वो बूंद जो है ऐसे की ऐसी रह जाए और फैले नहीं तो मतलब कि हमारी शार्कर कल्पना जो है तैयार हो चुकी है। अगर वो फैल जाती है तो इसका मतलब है हमारी शार्कर कल्पना जो है वो तैयार नहीं हुई है। उसके बाद बताया है कि
जो हमारी शार्कर कल्पना बनी है इसे हमें गर्म गर्म रहने पर ही छान लेना चाहिए, तभी वो अच्छे से छनती है। अगर वो ठंडी हो गई तो वो अच्छे से वस्त्र से छनेगी नहीं और वो कैसे हो जाएगी, कंसनट्रेटेड हो जाती है। जो शार्कर कल्पना है ये हमारी कंसनट्रेटेड सिरप की तरह शहद जैसी गाढ़ी होती है, जिससे कि ये जल्दी ख़राब नहीं होते। लेकिन जो हमारी ज़्यादा कंसनट्रेटेड सिरप होगी तो उसके अंदर जो है क्रिस्टलाइजेशन होने की संभावना रहती है, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और अगर हमारी शर्करा कल्पना ज़्यादा ही डाइल्यूट है तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए ना तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो और ना ही ज़्यादा डाइल्यूट हो हमारी शर्कर कल्पना। अतः इनको दीर्घकाल तक ठीक रखने के लिए जो है हम इनके अंदर क्या मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट। जो सोडियम बेंजोएट है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो हमारी शर्कर कल्पना की जो शेल्फ लाइफ है वो हमारी होती है 3 साल की। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर। शर्कर कल्पना को बनाने के अंदर टेम्परेचर का क्या रोल होता है, तो यहाँ पर बताया है कि शर्कर कल्पना का जब हमने क्वाथ निर्माण करना है तो उसे मंदाग्नि पर ही पकाना है, ताकि जो द्रव्य हैं उनका सार भाग अच्छे से क्वाथ में आ जाए और द्रव्य जो है वो जले नहीं। ठीक है, इसलिए हम उसे मंदाग्नि पर ही पकाएंगे। और कई ऐसे द्रव्य होते हैं जिनका सार भाग जो है उड़नशील तत्व के रूप में होता है, अगर हम उनका क्वाथ बनाएंगे तो वो उड़ जाएगा। तो ऐसे जो द्रव्य हैं उनके लिए हम उनकी अर्क यूज़ करेंगे या फिर हिम बनाएंगे। उसका क्वाथ हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि अग्नि के ज़्यादा संपर्क में आने से इनके जो कार्यकारी तत्व हैं वो उड़ जाते हैं। उसके बाद प्रिकॉशंस क्या हैं। शर्कर कल्पना जो है वो डाइल्यूट होने से जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए इनको दीर्घकाल तक ठीक रखने के लिए हम इनके अंदर डालते हैं संरक्षक औषधि द्रव्य यानी कि प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, पैकिंग और प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे वो बताया है। तो जो हमारी शर्कर कल्पना है इसको हम अच्छे से सूखी हुई और स्टेरिलाइज्ड बोतल के अंदर स्टोर करते हैं एयर टाइट पैकिंग के साथ। और इन बोतल्स को जो है हम लोग कूल और डार्क प्लेसेस में स्टोर करते हैं। प्रिजर्वेशन के लिए हम इसके अंदर ऐड करते हैं 0.1% सोडियम बेंजोएट। जो हमारी शार्कर कल्पना है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर बताया है। शार्कर कल्पना का जो एग्जाम्पल हमारे इसके सिलेबस में है वो है तुलसी अर्क शार्कर। तुलसी अर्क का हम शार्कर कैसे बनाएंगे वो नीचे यहाँ पर दे रखा है। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार डिफरेंस बिटवीन शार्कर एंड सिरप। तो शार्कर कल्पना जब भी हम बनाते हैं तो उसके बेस हमारे क्या रहते हैं, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, ये इसके बेस रहते हैं। जबकि हम जब सिरप बनाते हैं तो सिरप के बेस हमारे क्या रहेंगे, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज। जो हमारी शर्करा जो है वो सिरप का बेस रहती है, लेकिन शार्कर कल्पना का बेस जो है हमारे स्वरस, कल्क, हिम, फांट, ये सारी चीज़ें रहती हैं, वो शुगर नहीं होते हैं। तो सिरप का बेस जो है हमारा शुगर होती है, लेकिन शर्कर कल्पना जो है इसका बेस हमारी शुगर नहीं है। जो हमारे शास्त्र हैं उन्होंने शर्कर कल्पना में किसी भी टाइप का प्रिजर्वेटिव ऐड करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन जो हमारे सिरप हैं उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स जो हैं डाले जाते हैं। शर्कर कल्पना के अंदर हम कोई भी अल्कोहल कंटेंट ऐड नहीं करते हैं, लेकिन सिरप के अंदर कुछ अमाउंट में अल्कोहल ऐड किया जाता है। शर्कर कल्पना के अंदर हम कलरिंग एजेंट्स नहीं डालते हैं, जबकि सिरप के अंदर कलरिंग एजेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि तुलसी का शार्कर हम कैसे बनाएंगे। तुलसी का शार्कर बनाने के लिए हम तुलसी का अर्क यूज़ करेंगे 1 लीटर, और उसके अंदर शर्करा डालेंगे 2 किलोग्राम यानी कि डबल अमाउंट में। तो तुलसी का जो पत्ता है उसका सामान्य अर्क विधि से हम उसका अर्क निकाल लेंगे। अर्क के अंदर जो है 2 गुना शर्करा डालेंगे, उसके मंदाग्नि पर पकाएंगे जब तक शर्कर सिद्धि लक्षण ना आ जाए, तब तक उसको पकाना है। फिर जब वो ठंडा हो जाए तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मिलाकर हम जो है बॉटल्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। डोज कितनी रहती है तुलसी अर्क शार्कर की, 15 से 20 ml। उपयोग कैसे किया जाता है, थेरापेटिक यूज़ क्या है वो बताया है, काश, श्वास, विषम ज्वर, प्रमेह और हृदय रोग। ठीक है, तो तुलसी का यूज़ जो है मेनली काश, श्वास और विषम ज्वर में ही किया जाता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बनप्सा शार्कर और परुषक शार्कर का भी दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसको कवर नहीं करूँगी। तो हम चलते हैं अपनी दूसरी कल्पना की तरफ। जो हमारी दूसरी कल्पना है वो है गुड़ पाक या फिर खांड या खंड कल्पना। तो हम गुड़ पाक कल्पना या खांड कल्पना कैसे बनाते हैं वो हमने बताया है कि हमने कोई भी औषधि द्रव्य का क्वाथ या फिर जल लेना है। ठीक है, जल के अंदर हम क्या डालेंगे, गुड़ डालेंगे और उसकी चाशनी बना लेंगे। उसके बाद जो है उसके अंदर हम औषध द्रव्यों का चूर्ण मिलाएंगे प्रक्षेप के रूप में, तो हमारी जो गुड़ पाक कल्पना है वो बन जाती है।
तो इसके अंदर जो हम गुड़ लेंगे वो जल के कंपैरिजन में 3 गुना या फिर 4 गुना लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या लेना है, जल हमने लिया, जल के अंदर हमने गुड़ डाला 3 गुना या फिर 4 गुना, मेनली हम यूज़ करते हैं 4 गुना ही, और उसको जो है हमने पका लिया। पका लेने के बाद उसके अंदर प्रक्षेप द्रव्य ऐड कर ली, तो हमारी कौन सी कल्पना बनेगी, गुड़ पाक कल्पना। तो गुड़ पाक कल्पना की निर्माण विधि हम देखते हैं। सबसे पहले हमने जो औषध द्रव्य है उनका क्वाथ तैयार कर लेना है। अगर हमारे औषध द्रव्य है, नहीं तो हम जल के अंदर भी इनको पका सकते हैं। क्वाथ के अंदर जो है हमने 3 गुना या फिर 6 गुना जो है गुड़ डालकर गर्म कर लेना है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, हमने जल 3 गुना नहीं डालना है, हमने गुड़ जो है जल के कंपैरिजन में 3 गुना डालना है। तो इसके अंदर जो हमारा द्रव है और जो गुड़ है, इन दोनों का रेशो क्या रहता है, 1:3। यहाँ पर गुड़ जो है वो 3 गुना है, द्रव 3 गुना नहीं है, द्रव 1 गुना है। उसके बाद जब गुड़ अच्छी तरह से घुल जाता है, फिर उसको एक साफ वस्त्र से हम लोग छान लेंगे और अग्नि पर जो है पका लेंगे। ठीक है, इससे उसकी क्या बन जाएगी, चाशनी बन जाएगी। जब उसके अंदर गुड़ पाक की सिद्धि के लक्षण आ जाए तो हम उसे अग्नि से उतार लेंगे और कड़छी से हिलाते हुए इसके अंदर क्या डालेंगे, प्रक्षेप द्रव्यों का चूर्ण अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जब वो खुद से ठंडी हो जाए, स्वांग शीत हो जाए, तो उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर जो है हम लोग स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट, गुड़ पाक सिद्धि के लक्षण क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि गुड़ पाक जो है हमारा वो अच्छे से बन गया है। तो उसके सिद्धि के लक्षण क्या होते हैं, गुड़ जो है वो दरवी यानी कि कड़छी से जो है लिपटने लगता है। हमने चाशनी बनाई है तो वो जो है गाढ़ी होती है, इस वजह से वो चम्मच से लगने लग जाती है। उसके जो है तंतु छूटने लगते हैं, यानी कि उसके फाइबर्स हमें बीच में से दिखाई देने लगते हैं। जब भी हम उसको जलपूर्ण पात्र, जल से भरे हुए एक पात्र में डालेंगे थोड़ा सा लेकर, तो वो जो है तैरता नहीं है, बल्कि पात्र की तली में जो है आराम से बैठ जाता है, क्योंकि वो जो है गाढ़ा होता है। जब भी हम थोड़ी सी अमाउंट में गुड़ पाक कल्पना को लेकर हाथ से स्पर्श करके देखेंगे या मर्दन करेंगे, तो हमें सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि वो क्या होता है, मृदु होता है और हाथ से आसानी से मसला जाता है। ठीक है, और पांचवा सिद्धि लक्षण क्या है, औषध द्रव्यों का जो है गंध है, वर्ण है और रस जो है वो हमारी गुड़ पाक कल्पना के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर। गुड़ पाक कल्पना जब भी हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोग मंदाग्नि का प्रयोग करेंगे। अगर तीक्ष्णाग्नि हमने यूज़ की तो द्रव्य जो है वो जल जाते हैं और उनके गुण जो है वो कम हो जाते हैं। गुड़ पाक सिद्धि के लक्षण आने के तुरंत बाद जो है हमने अग्नि बंद कर देनी है, नहीं तो उसका खर पाक हो जाता है और जो हमारा गुड़ पाक है वो जल जाता है, जिससे सिद्ध कल्पना जो है अल्प वीर्य वाली या फिर कभी कभी निर्वीर्य वाली भी हो जाती हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या हम लोग इसके अंदर रखेंगे, सिद्धि लक्षण आने के उपरांत अग्नि जो है हमने बंद कर देनी है, नहीं तो उसका खरपाक हो जाएगा। गुड़ पाक में जो प्रक्षेप द्रव्य वर्णित है उन्हें अग्नि से उतारने के बाद मिलाना चाहिए, पहले उनको नहीं मिलाना है। और स्वांग शीत होने के उपरांत जो गुड़ कल्पना है उसको हमने स्टोर करना है घृत लिप्त पात्र में। जो हम पात्र यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर पहले थोड़ा सा घी लगा लेंगे, उसके बाद जो है गुड़ कल्पना को हम स्टोर करेंगे ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट है पैकिंग एंड प्रिजर्वेशन। पैक कैसे करेंगे और प्रिजर्व कैसे करेंगे वो बताया है कि गुड़ कल्पना जो है इसको चौड़े मुख वाली कांच के पात्र में हम लोग स्टोर करेंगे या फिर पोर्सेलिन के कंटेनर में स्टोर करेंगे। और जो पात्र का मुख है वो अच्छी तरह से बंद कर देंगे, जिससे कि जो हमारी कल्पना है वो लंबे समय तक गुणकारी रहे। प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या डालेंगे, 0.1% सोडियम बेंजोएट। मात्रा क्या लेंगे हम, मात्रा होती है इसकी 1 कलश। अनुपान के रूप में यूज़ होता है शीतल जल या फिर दुग्ध। और शेल्फ लाइफ जो हमारी सेम होती है 3 साल। नेक्स्ट है गुड़पाक एवं खांड कल्पना के उदाहरण। तो गुड़पाक कल्पना या फिर खांड कल्पना जो है इसके 2 एग्जाम्पल्स हमारे सिलेबस में, मणिभद्र गुड़ और गुड़ पिपली। बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं ये भी आप पढ़ सकते हैं, बुक के अंदर दे रखे हैं, लेकिन हम जो है इन दोनों को ही बेसिकली कवर करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आता है हमारा मणिभद्र गुड़। तो मणिभद्र गुड़ जो है इसके घटक द्रव्य हमारे क्या रहते हैं, विडंग रहेगा 1 पल, आम्लकी 1 पल, हरित की 1 पल, त्रिवृत जो है हमने 3 लेना है, 3 पल। ये सारे जो है हमारे क्या हैं, प्रक्षेप द्रव्य हैं। इनके अलावा जो हमारा गुड़ है वो हम लेंगे 12 पल। तो सबसे पहले जो प्रक्षेप द्रव्य हैं इनका हम सूक्ष्म चूर्ण बना लेंगे। उसके बाद जो गुड़ है इसको अच्छी तरह से कूट कूट कर इसके छोटे टुकड़े बना लेंगे। कढ़ाई के अंदर जो है
गुड़ को जो है थोड़े से जल के साथ जो है हम लेह रूप में बना लेंगे, यानी कि उसकी चाशनी बना लेंगे। और जल यहाँ पर हमने कितना लिया है, 4 पल। गुड़ हमने लिया है 12 पल। तो इनका रेशो क्या हुआ, 1:3 रेशो में हमने इसकी चाशनी बना लेनी है। और गुड़ पाक सिद्धि के लक्षण आने तक इसको हम कढ़ाई में पकाएंगे। और पकने के बाद जो है इसके अंदर प्रक्षेप द्रव्य ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छे प्रकार मिलने के बाद जब प्रक्षेप द्रव्य इसके अंदर अच्छे से ऐड हो जाए, उसके बाद स्वांग शीत होने पर इसे जो है हम लोग घृत लिप्त पात्र में स्टोर कर लेंगे। विशेष कथन यहाँ पर क्या बताया, गुड़ पाक निर्माण के लिए सामान्यतः गुड़ की चाशनी बनाने के लिए द्रव का मान क्या रहता है, 1:3। तो उसी के अनुसार यहाँ पर 4 पल जो हमने जल यूज किया है। मात्रा इसकी क्या रहेगी, 1 कलश, हमने पहले भी पढ़ा था। अनुपात सेम, शीतल जल और दुग्धम। उपयोग क्या रहता है मणिभद्र गुड़ का। जो मणिभद्र गुड़ है, ये जो योग है, ये मणिभद्र नामक यक्ष ने भिक्षु के प्राणों को बचाने के लिए बताया था, इसलिए जो इसका नाम है वो है मणिभद्र गुड़। ठीक है। उपयोग क्या है, 1 महीने तक कोई जितेंद्रिय रहकर अगर इसका सेवन करता है तो उसे कुष्ठ, श्वेत्र यानी कि ल्यूकोडर्मा, कास, श्वास, उदर रोग, आर्श रोग, प्रमेह, प्लीहा रोग, ग्रंथि वेदना, कृमि और गुल्म, ये रोग जो है वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है गुड़ पिपली का। तो गुड़ पिपली के हमारे घटक द्रव्य क्या रहते हैं वो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। वाय विडंग रहेगा, वाय विडंग रहेगा। शुंठी, मरीच, पिपली यानी कि हमारे त्रिकटु या फिर त्रिउष्ण रहेंगे। कुष्ठ रहेगा, शुद्ध हिंगू यहाँ पर रहेगी। और हमारे 5 लवण यहाँ पर रहेंगे, सैंधव लवण, सोवर्चल लवण, विड लवण, समुद्र लवण और औद्भिद लवण। उसके अलावा यहाँ पर त्रिक क्षार रहेंगी, यवक क्षार, सज्जी क्षार और टंकण। उसके अलावा है समुद्रफेन है, चित्रक की छाल है, गज पिपली है और उपकुंचिका है। उपकुंचिका यानी कि कृष्ण जीरक, काला जीरा है इसके अंदर। और हमारे 4 यहाँ पर ये क्षार बताए हैं, ताल पुष्प क्षार, कुष्मांड क्षार, अपामार्ग क्षार और चिंचा क्षार। ये सारे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये हमने कितने लेने हैं, 1 तोला। ठीक है। तो ये 22 कंस्टिट्यूएंट्स हमने लेने हैं, 1-1 तोला। और इनके जितना ही हमने क्या डालनी है, पिपली। फिर ये सारे मिलकर कितने हो जाएंगे, 22-22 44। तो 44 तोला हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, गुड़ डाल देंगे, सभी चूर्णों से जो है द्विगुण, डबल अमाउंट में। निर्माण विधि इसकी क्या रहती है, तो 1 से 23 तक जो द्रव्य है इनका हम सूक्ष्म चूर्ण बना लेंगे प्रक्षेप के लिए। फिर जो गुड़ है इसको इमाम दस्ते में अच्छी तरह से कूट लेंगे और इसके छोटे छोटे पीस बना लेंगे। फिर कढ़ाई के अंदर हम जो है गुड़ को जो है जल के साथ गर्म करेंगे, उसकी क्या बना लेंगे, चाशनी बना लेंगे। और इनका रेशो क्या रहेगा, 1:3 के रेशो में हमने जल लेना है। गुड़ पाक सिद्धि लक्षण आने के बाद जो है हम इसको कढ़ाई से उतार लेंगे। और जो हमारे 1 से 23 तक जो हमारे प्रक्षेप द्रव्य थे उनका चूर्ण इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब ये स्वांग शीत हो जाए, खुद से ठंडा हो जाए, उसके बाद हम जो इसको सुरक्षित कर लेंगे। मात्रा इसकी क्या रहती है, आधा तोला। तो इसकी जो मात्रा है वो 1 कलश नहीं है, आधा कलश होती है। कलश और तोला जो है सेम यूनिट्स होती हैं। और उपयोग हम इसका कहाँ पर करते हैं, प्लीहा वृद्धि में, यकृत वृद्धि में, 5 प्रकार के गुल्म में, सभी प्रकार के उदर रोग में, 5 प्रकार के कास में, जीर्ण ज्वर में, शोथ में इनका यूज़ किया जाता है। जो अश्विनी कुमार हैं उन्होंने बालकों के हित के लिए इस गुड़ पिपली को जो है बनाया था। अनुपान यहाँ पर क्या है, मंद उष्ण जल। नॉर्मली जो गुड़ पाक का अनुपान है वो शीतल जल और दूध होता है, लेकिन यहाँ पर मंद उष्ण जल कहा है, यानी कि गुनगुना पानी हमने लेना है। तो जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इनको स्किप कर रहे हैं अभी के लिए। आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कल्पना जो है हमारी, वो आ जाती है हमारी लवण कल्पना। लवण कल्पना होती क्या है, लुनाति इति लवण। लुनाति का मतलब क्या होता है, छेदन करना। जो हमारा लवण होता है उसके अंदर छेदन गुण होता है, इसीलिए इसे जो है लवण कहा जाता है। जो लवण है वो तीक्ष्ण और सूक्ष्म गुण होता है, इसलिए वो जो है छोटी से छोटी जगह पर पेनिट्रेट कर सकता है, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, छेदन गुण होता है। लवण जो है हमारा वो अग्नि को दीप्त करता है और सूक्ष्म गुण से युक्त होता है। इसी गुण के कारण जो लवण है ये सूक्ष्म स्रोतसों तक आसानी से पहुंच जाता है। और आयुर्वेद में जो लवण है इसका मतलब क्या होता है, सैंधव लवण। अगर खाली लवण बोला तो इसका मतलब सैंधव लवण लिया जाता है।
जो हमारी लवण कल्पना होती है, ये इसमें सैंधव लवण को जो है अन्य औषधियों के साथ मिलाकर अग्नि से जो है उसका संस्कार किया जाता है। तो लवण कल्पना हम बनाते कैसे हैं पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे इसको। तो लवण कल्पना के अंदर जो हमारे सिलेबस में एग्जाम्पल है वो है नारिकेल लवण का। तो नारिकेल लवण के अंदर जो घटक द्रव्य हैं वो क्या रहते हैं, हमने लेना है एक सुपक्व अच्छे से पका हुआ जल पूरित नारियल यानी कि पानी वाला नारियल लेना है। सैंधव लवण लेना है 10 तोला, क्योंकि उसके अंदर 10 तोला ही आता है एक नारियल के अंदर अप्रोक्सीमेटली। उपकरण और साधन कौन से यूज़ होंगे, मुल्तानी मिट्टी चाहिएगी हमें, वस्त्र चाहिएगा, महापुट और चम्मच और प्लेट हमें चाहिए होगी। तो नारिकेल लवण को हमने बनाना कैसे है, निर्माण विधि क्या है इसकी वो हम देखते हैं। सुपक्व तथा जल से भरे हुए नारियल लेकर उसके जो है हम छिलकों को चाकू से हटा लेंगे, उसकी जटाओं को। फिर जो वो नारियल है उसकी जो आँख है, नेत्र भाग जो है उसके अंदर एक होल कर लेंगे, मोटी शलाका से छिद्र करके उसका जो पानी है वो निकाल लेंगे और उसी छिद्र से उसके अंदर क्या भर देंगे, 10 तोला जो है सेंधव लवण का चूर्ण उसमें भर देंगे। ठीक है, 10 तोला यहाँ पर 120 ग्राम बता दिया इन्होंने। फिर उस होल को जो है मुल्तानी मिट्टी से बंद कर देंगे और पूरे नारियल पर भी फिर 1 अंगुल मोटा जो है मुल्तानी मिट्टी युक्त कपड़े का जो है लेप लगा लेंगे और उसको सुखा लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको जो है महापुट से अग्नि देंगे। महापुट का मतलब क्या होता है, हम जमीन के अंदर 2 हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर नीचे रख देते हैं 1000 उपले, जो वन्य उपले होते हैं वो वाले। और फिर उसके अंदर शराब संपुट करके जो जिसको भी हमें पकाना है वो रख देंगे और उसके ऊपर जो है 500 उपले रख देते हैं और अग्नि जला देते हैं। इसको जो है महाबुट कहा जाता है। इसके अंदर जो है टोटल 1500 उपले जो है यूज़ होते हैं। महाबुट की अग्नि से फिर इसका हम पाक कर देंगे। उसके बाद स्वांग शीत होने पर जब ये खुद से शीतल हो जाए तो कपड़ मिट्टी की जो है लेयर हटा देंगे हम और ऊपर ऊपर के जो नारियल के कपाल था उसको हटा देंगे, वो भी जो है अग्नि से पककर सॉफ्ट हो जाता है, आसानी से हट जाता है। उसको हटाकर जो बाहर की लेयर थी वो हट जाएगी। नारियल की जो गिरी है और जो हमारा सेंधव लवण है उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इन दोनों को निकाल कर हम खल्व यंत्र में डालकर इसका मर्दन कर लेंगे। मर्दन करने के बाद जो नारियल था, नारियल की गिरी थी उसमें वाटर कंटेंट होता है, तो उसको जो है हम सुखा लेंगे और स्वच्छ कांच के पात्र में जो है इसको सुरक्षित कर लेंगे। जो हमारा नारिकेल लवण होता है ये कृष्ण वर्ण का होता है। मात्रा इसकी हम क्या लेते हैं, 2 माशा यानी कि 2 ग्राम ली जाती है। अनुपान क्या होता है, पिपली का चूर्ण, नवसादर, यवक्षार और जल। उपयोग इसका किस में किया जाता है, अम्ल पित्त में, पित्त दोष शूल में, उदर शूल में, परिणाम शूल में। और ये जो हमारा नारिकेल लवण है ये उत्तम पाचक होता है और पित्तनाशक होता है। जो आचार्य भाव मिश्र हैं उन्होंने जलयुक्त नारियल लेने के लिए बोला है कि हमने उसमें से पानी नहीं निकालना है, पानी के साथ ही हमने उसके अंदर सेंधव लवण भर देना है। शेष विधि जो है उन्होंने पहले जैसे ही बताई है। अब हम पहले वाला देख लेते हैं। आयुर्वेद में बहुत से रोगों की चिकित्सार्थ लवण कल्पना का जो है हम प्रयोग करते हैं। सेंधव लवण के साथ जो है अर्कपत्र, नारियल या फिर पलाश की जो काष्ठ है इनको सराव संपुट करके अग्नि पर पाक कराने से जो है धूसर या कृष्ण वर्ण का जो हमें लवण प्राप्त होता है वो क्या है, लवण कल्पना है। आचार्यों ने जो लवण कल्पना है इसका प्रयोग जो है विशेषकर वात व्याधि में बताया है। तो इम्पॉर्टेंट, वात व्याधि में जो है लवण कल्पना का यूज़ किया जाता है, ये हमने याद रखना है। लेकिन इनके अतिरिक्त जो लवण कल्पना है इसको हम यूज़ कर सकते हैं शूल में, गुल्म में, यकृत प्लीहा रोग, उदर विकार, उदावरत और विबंध आदि रोगों में भी ये उपयोगी होता है। और साथ ही में जो हमारी लवण कल्पना है ये मूत्रल और स्वेदल भी होती है, यानी कि मूत्र और स्वेद का जो है प्रवर्तन भी करवाती है। यहाँ पर टेम्परेचर की क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर वो देखते हैं। लवण कल्पना जो है उसके निर्माण के लिए जो रस तरंगिणी है उन्होंने महापुट और गजपुट दोनों का ही वर्णन किया। महापुट के अंदर हम 1500 उपले यूज़ करते हैं, गजपुट के अंदर हम 1000 उपले यूज़ करते हैं। भाव प्रकाश ने गोमय की अग्नि में पाक करने के लिए बताया है, अर्थात किसी एक पुट का नाम उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस, क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए इसको बनाने में।
पुट के स्वांग शीत होने पर ही इसे पुट से जो है बाहर निकालना चाहिए, उससे पहले नहीं निकालना है। पुट से निकालने के बाद जो नारियल है उसका बाहरी कठिन भाग जो है उसकी काली और कठिन भस्म नहीं लेनी है, क्योंकि वो बाहर की नारियल की जो लेयर होती है उसकी भस्म होती है, वो हमें नहीं लेनी है। जो उसके अंदर काले वर्ण का जो लवण है वो ही हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट है कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है कि लवण कल्पना जो वो कैसे होती है, कृष्ण वर्ण की बनती है, काले वर्ण की राख जैसी होती है। पैकिंग एंड प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे? लवण कल्पना को हम स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर में, क्योंकि अगर उनके अंदर एनवायरनमेंट का एक्सपोजर हो जाता है तो वो मॉइस्ट हो जाती हैं। शेल्फ लाइफ होती है इसकी 5 साल, 5 साल तक ये खराब नहीं होती है। एग्जाम्पल्स इसके हैं नारिकेल लवण और अर्क लवण। सिलेबस में नारिकेल लवण ही है जो हमने देख लिया है, आप लोग अर्क लवण भी पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। उसके बाद हमारी आती है क्षार कल्पना। तो क्षार कल्पना हमारी होती क्या है? सबसे पहले है क्षार कल्पना की परिभाषा कि क्षार होता क्या है। तत्र क्षरणात् क्षणनाद वा क्षारः। जो शरण कर्म करे या फिर क्षणन कर्म करे उसको जो है हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। शरण का मतलब क्या होता है? क्षरण का मतलब होता है काटना। दूषित मांस आदि को जो है ये काटता है क्षार, इसलिए इसको क्या बोल दिया, क्षार बोल दिया। क्षणन का मतलब होता है विनाश करना। दूषित त्वचा एवं मांस आदि का विनाश करने के कारण इसको जो है क्षार कहा जाता है, ये क्षणन कर्म करता है। शरण का मतलब होता है काटना। जो क्षार होता है वह आशयों से दूषित मांस आदि जो होता है, मांस के लम्स बन गए, ट्यूमर हो गया कहीं पर भी, उसको काट काट कर जो है अधोमार्ग से बाहर निकालता है, वह जो है हमारा क्षार होता है। आचार्य चरक ने जो क्षार है इसको रस नहीं माना है, बल्कि बताया कि अनेक रसों से उत्पन्न होता है ये, और अनेक रसों वाला क्या है, द्रव्य है, ना कि रस है। अर्थात आचार्य चरक ने क्षार को 6 रसों में गणना न करके उसको क्या माना है, द्रव्य माना है, क्योंकि यह अनेक रसों से उत्पन्न होता है। उसके बाद इसके गुणकर्म क्या होते हैं ये बताता है कि जो क्षार है वो कटु और अम्ल लवण रस युक्त होता है। स्पर्श में कैसा होता है, शीतल होता है। गंध जो है इसकी विसर्गंधी होती है, फाउल स्मेल होती है। रूप में जो है श्वेत वर्ण का होता है, और अनेक इंद्रियों से जो है ग्रहण करने योग्य इसके अंदर विषय होते हैं, इसलिए क्षार को जो है द्रव्य माना है। फिर आचार्य चक्रपाणि ने बताया है कि जो नीचे की ओर गमन करे उसे जो है क्षार कहा जाता है। गमन करना जो है वो द्रव्य का कार्य होता है, अतः जो क्षार है वो रस नहीं है, द्रव्य है। नेक्स्ट आते हैं क्षार के भेद। क्षार के भेद क्या होते हैं? उत्पत्ति के अनुसार जो क्षार है वो 3 टाइप का होता है, खनिज, वानस्पतिक और जांगम। वानस्पतिक क्या होता है? जो वनस्पतियों से प्राप्त होता है क्षार, या वानस्पतिक द्रव्य से जो है निर्मित होता है, जैसे कि हो गया हमारा यव क्षार, यानी कि जौ से जो निकलता है, अपामार्ग का क्षार आदि। जंगम क्षार क्या होता है? जो कि हमें जंगम प्राणियों से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे वराटिका, शंख और शुक्ति। वराटिका हमारी क्या होती है, कोडीज या फिर मराइन शेल जिसको बोलते हैं। शंख क्या होता है, कोंच सेल। और शुक्ति क्या होती है, ऑयस्टर शेल होती है। खनिज क्षार जो हैं वो क्या होते हैं, वो जो नेचुरल रूप से बनाए या फिर कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, मिनरल बेस्ड होते हैं, या फिर तो हमें वो नेचर से मिल रहे हैं नैसर्गिक, या हम उन्हें आर्टिफिशियली बना रहे हैं, जैसे कि सूर्य क्षार और टंकण। प्रयोग के अनुसार जो है क्षार 2 टाइप के होते हैं, पानीय और प्रतिसारणीय। पानीय जिसको हम इंटरनली कंज्यूम करते हैं, प्रतिसारणीय जिसको एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है। प्रतिसारणीय क्षार यह बाह्य प्रयोगार्थ उपयुक्त होता है, और ये शुष्क चूर्ण के रूप में बनाया जाता है। पानीय क्षार जो है अभ्यंतर प्रयोग के लिए होता है, और ये जो है नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब भी हम औषधि योगों में क्षार का यूज करते हैं तो वो चूर्ण रूप में ही मिलाते हैं उसमें। देन वर्ग के आधार पर जो क्षार है उसके टाइप्स क्या बताए हैं? क्षार 2 टाइप के कौन से हैं? स्वर्जिक क्षार और यवक क्षार। क्षार त्रय के अंदर हमने टंकण एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। क्षार पंचक और क्षार अष्टक, इनको आप रीड कर सकते हैं। मुष्क क्षार, यवक क्षार, पलाश क्षार, स्वर्जिक क्षार और तिलनाल क्षार। क्षार अष्टक होते हैं हमारे स्वर्जिक क्षार, यवक क्षार, सुधा क्षार, पलाश क्षार, अपामार्ग, चिंचा, तिलनाल और अर्क का क्षार। नेक्स्ट है क्षार की निर्माण विधि।
क्षार जो है बेसिकली एल्कलाइन चीज़ों को कहा जाता है। जब भी किसी भी द्रव्य का हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करेंगे तो वो जो है हमारा वाइट कलर का बनता है और उसको हम क्या बोलते हैं, क्षार कल्पना बोल बनते हैं। उसके अंदर पूरा कंबशन हो जाता है। एक होती है हमारी मत्स्य कल्पना, जो कि शाही जैसी होती है। ये जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में इनकम्प्लीट कंबशन करने से बनती है और ये जो है ब्लैकिश कलर की होती है। जो मत्स्य कल्पना है इसका यूज मंजन के रूप में किया जाता है। तो हम देखते हैं क्षार की निर्माण विधि। आचार्य शारंगधर ने क्या बताया है क्षार के निर्माण के लिए, कि जिस भी शीरी वृक्ष का, जो दूध वाले वृक्ष होते हैं, उनका हमने क्षार बनाना है, उनका जो है काष्ठ लेंगे, स्टेम लेंगे, उसके काष्ठ को जो है अच्छी तरह से सुखा लेंगे ताकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ना रहे। अगर हम उसको मॉइस्चर कंटेंट के साथ जलाएंगे तो अच्छी तरह से जलता नहीं है। और फिर हमने उस काष्ठ को सुखा लेने के बाद उसको कढ़ाई के अंदर डालना है और उसको जलाकर उसकी राख बना लेनी है। उसकी राख हमने बना ली, फिर उस राख को जो है मिट्टी के पात्र में डालेंगे और उसको 4 गुना पानी डालकर रात्रि भर ढक कर रख देंगे। ठीक है। रात्रि भर हमने उसको ढक कर रखा तो कुछ कार्बन का पोर्शन जो है वो नीचे सेटल हो जाता है। तो अगली सुबह जो है हम ऊपर के जल को निथार कर वस्त्र से छान लेंगे, यानी कि जो ऊपर बचा हुआ लिक्विड था उसको अलग रख लिया, जो नीचे के पात्र की तली में बच गया था वो जो अवशिष्ट पदार्थ था उसको जो है हम फेंक देंगे। तो जो ऊपर का जल है जो हमने निकाल लिया था उसको 3-4 बार हम वस्त्र से छानते हैं और फिर उसको जो है पात्र के अंदर डालकर अग्नि पर गर्म कर लेंगे जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाता। गाढ़ा होने लग जाए, जब उसके अंदर थोड़ा सा पानी बच जाए, थोड़ी सी नमी रह जाए, तो उसे अग्नि से उतार लेंगे और किसी भी पात्र में डालकर धूप में सुखा लेंगे। अग्नि पर जो है हम संपूर्ण जलीय अंश नष्ट होने तक भी पाक कर सकते हैं। जब तक उसका सारा पानी नहीं उड़ जाता तब तक पाक कर सकते हैं, लेकिन सारा पानी उड़ने पर उसके जलने का डर रहता है, इसलिए हम जो है उसको थोड़ा सा पानी रहने पर उतार लेते हैं और बाकी बचे हुए पानी को निकालने के लिए उसको धूप में सुखाते हैं। ठीक है। इस तरह से जो हमारा श्वेत वर्ण का पदार्थ हमें नीचे मिलता है वो क्या होता है, क्षार कहलाता है। यदि अग्नि पर गाढ़ा करते समय क्षार उदक ज्यादा जल जाएगा तो वो कैसे वर्ण का हो जाएगा, भूरी आभा वाला या फिर कृष्ण वर्ण का हो जाता है और वो गुणों से हीन होता है, उसमें कोई भी गुण नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यादव जी त्रिकम जी हैं उन्होंने क्या बताया है, 4 गुना जल ना डालकर 6 गुना जल में भिगोने के लिए उन्होंने कहा है। क्षीर उत्पादक वृक्ष हम देख लेंगे कि कौन कौन से वृक्ष होते हैं जिनमें क्षीर होता है। नेक्स्ट है क्षार के गुण। क्षार जो है बेसिकली अल्कलाइन चीजें होती है, तो उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, रूक्ष लघु होता है और विदारण करने वाला यानी कि चीजों को फाड़ने वाला होता है, तभी दूषित मांस आदि को जो है काटता है। दाह को उत्पन्न करने वाला होता है, स्किन पर कहीं भी लग जाए बीज तो दाह उत्पन्न हो जाता है, छेदन करता है। और सेवन करने पर जो अग्नि है उसको दीप्त करने वाला होता है। जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बताया है कि जब भी हमारा जो क्षार वाला पानी है, उसको हम छानेंगे तो उसको 21 बार वस्त्र की तय करके छानना चाहिए। नेक्स्ट क्षार की मात्रा कितनी ली जाती है वो बताया है। क्षार की जो सामान्य मात्रा होती है वो 2 से 8 रत्ती होती है, यानी कि 250 mg से लेकर के 1 ग्राम तक की मात्रा में इसको सेवन किया जाता है। क्षार के निर्माण में सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए वो बताते हैं। क्षार का निर्माण करते समय ऐसे पात्र का ग्रहण करनी चाहिए जिस पर क्षार की कोई भी प्रतिक्रिया ना हो। कि क्षार जो है वो उष्ण होता है, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है, तो जिस भी पात्र के अंदर हम उसको डालकर पका रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए ताकि वो क्षार के एक्शन से जो है टूट ना जाए, उसके अंदर होल वगैरह ना हो जाए। दूसरा, द्रव्य को अच्छी प्रकार जलाकर फिर उसकी भस्म बना लेनी चाहिए ताकि इसमें कार्बन का कोई भी कंटेंट ना रहे। जल को स्थिर होने के बाद सावधानी पूर्वक निथारना चाहिए, जो नीचे का कंटेंट है वो निथारते समय ऊपर नहीं आना चाहिए जल में। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर, तापमान की क्या महत्व है यहाँ पर। जब थोड़ी नमी रह जाए तो क्षार को जो है अग्नि से उतार कर धूप में सुखा लेना चाहिए। ठीक है। अन्यथा अधिक गर्म करते रहने से जो है जल जाएगा और कैसा हो जाएगा, भूरा अब से कृष्ण वर्ण का हो जाता है और इसके गुण जो हैं वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस।
क्षार निर्माण के लिए जो वानस्पतिक द्रव्य हैं उन्हें खुले वातावरण में जलाना चाहिए ताकि अंदर स्मेल ना हो। गर्म करते समय जब थोड़ी सी नमी रह जाए तो उसे अग्नि से उतार कर धूप में सुखा लेना चाहिए, अन्यथा जलने का डर रहता है। जलने से क्षार के जो गुण कर्म है वो कम हो जाते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है कि क्षार हमारा बन गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये बहुत ज़्यादा मृदु होगा और श्वेत वर्ण का होगा। ये इसके सिद्धि लक्षण हो गए। पैकिंग एंड प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे? इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे। एनवायरनमेंट का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो है नमी पकड़ जाता है। शेल्फ लाइफ की बात करें तो इसकी भी शेल्फ लाइफ 5 साल की होती है। शार्कर कल्पना और गुड़पाक कल्पना की जो शेल्फ लाइफ थी वो 3 साल की थी। और अब तक जो हमने इससे पहले लवण कल्पना पढ़ी और ये वाली जो हमारी कल्पना है क्षार वाली, इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 5 साल। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सिलेबस के अंदर 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कदली क्षार और चिंचा क्षार। तो कदली क्षार कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। कदली क्षार बनाने के लिए जो घटक द्रव्य हम लेंगे वो है कदली का कांड और उसके पत्र 1 भाग ले लेंगे। जल ले लेंगे 4 भाग या फिर 6 भाग। सबसे पहले कदली कांड के जो टुकड़े हैं उनको लोहे की कढ़ाई में जलाकर उनकी राख बना लेंगे। फिर उसके अंदर जो है 4 गुना या फिर 6 गुना जल डालकर रात्रि भर के लिए उसको रख देंगे। सुबह उठकर जो है ऊपर का जो पानी आया हुआ है उसको 3-4 बार निथार लेंगे और वस्त्र से छान लेंगे। तो जो हमने उसके बाद ऊपर का जल जो छाना है उसको कढ़ाई में डालकर पकाएंगे। जब ऊपर का पूरा पानी उठ जाए तो कढ़ाई के तले में जो श्वेत वर्ण का हमें क्षार मिलता है उसको हम निकाल लेंगे। कदली क्षार के गुण और कर्म क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है और अग्नि को दीप्त करता है। इसका यूज किया जाएगा उदर रोग में, कृमि रोग में, गुल्म में, अर्श में, ग्रहणी, अश्मरी और प्लीहा वृद्धि में। नेक्स्ट है हमारा चिंचा क्षार। चिंचा क्षार या फिर इमली का क्षार या अम्ली का क्षार इसको हम बोलते हैं। इसके लिए हम लेंगे चिंचा कांड 1 भाग, जल लेंगे 4 भाग या फिर 6 भाग। सबसे पहले जो चिंचा कांड है इसके टुकड़ों को लोहे की कढ़ाई में जलाकर इसकी भस्म बना लेंगे। फिर 4 गुना या फिर 6 गुना जल डालकर रात्रि भर के लिए इसको रख देंगे। सुबह उठकर जो है ऊपर के जल को निथार लेंगे, 3-4 बार वस्त्र से छान लेंगे। फिर जो ऊपर का जल छाना है उसको कढ़ाई में डालकर पकाएंगे। जब पूरा जल पानी उठ जाए तो कढ़ाई के तली में जो नीचे श्वेत वर्ण का क्षार बच गया उसको निकाल लेंगे, या फिर हम जो है उसको थोड़ा सा पानी रहने पर धूप में सुखा सकते हैं। चिंचे क्षार के गुणकर्म क्या होंगे? अग्निमांद्य को ये नष्ट करता है, गुल्म, शूल, अश्मरी और मूत्र कृच्छ को जो है ये दूर करता है। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अपामार्ग क्षार, स्नोही क्षार, इनको हम एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट कल्पना आती है हमारी अयस्कृति कल्पना। अयस्कृति जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, अयस और कृति। अयस का मतलब होता है लोह और कृति का मतलब होता है निर्माण करना। यहाँ अयस का अर्थ है लोह एवं कृति का मतलब है निर्माण करना, अर्थात लोह की विशिष्ट प्रकार की औषधि निर्माण प्रक्रिया को जो है हम अयस्कृति कहते हैं। लोह से जो है यहाँ पर बाकी धातुओं का भी ग्रहण किया जाता है। तो अयस्कृति जो कल्पना है इसके अंदर धातुओं को हम चूर्ण रूप में बनाते हैं। और ये जो अयस्कृति कल्पना थी, जब भस्म नहीं बनानी आती थी उस टाइम पे इसको भस्म की तरह यूज किया जाता था। लोहस्य निर्माणम इति अयस्कृति। लोह की विशिष्ट प्रकार की औषधि का निर्माण करना क्या कहलाता है? अयस्कृति कहा जाता है। अयस्य लोहस्य, अयस का मतलब होता है लोह, कृति निर्माणमिति और कृति का मतलब है निर्माण। तो अयस्कृति क्या हो गया? लोह का निर्माण। इसको हम लोग बनाते कैसे हैं? इसके अंदर हम लेते हैं लोहे के पतले पतले पत्र, यानी कि फाइन शीट्स लेते हैं, उनको अग्नि पर जो है रेड हॉट होने तक गर्म करते हैं। जब वो रेड हॉट हो जाती है तो हम उनको क्षारीय द्रव पदार्थ में उनको बुझाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? निर्वाप। क्षारीय द्रव पदार्थ मेनली यूज किया जाता है हमारा त्रिफला, क्वाथ, गोमूत्र, लवण का जल, इंगुदी क्षार का जल, किंचुक क्षार का जल। ऐसा बार बार करने से जब लोहे का पत्र भंगुर होने लग जाए, यानी कि टूट जाए और वो अंजन के जैसा जो है सूक्ष्म चूर्ण रूप में बदल जाता है, तो उसे जो है हम अयस्कृति कहते हैं। जब भी हम उसका चूर्ण बना लेते हैं तो जो आयरन पहले हमारा फेरस फॉर्म में था वो फेरिक फॉर्म में आ जाता है, और फेरिक फॉर्म में जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फास्ट एब्जॉर्ब होता है। जो ये हमारा द्रव पदार्थ है इसके इसके अंदर हमें उसको 16 बार बुझाना है। प्राचीन काल में जब भस्म विधि का ज्ञान नहीं था तो ये जो लोह चूर्ण
के रूप में जो है अयस्कृति का प्रयोग किया जाता था। इसका वर्णन जो है अयस्कृति का वर्णन जो है हमें चरक संहिता सुश्रुत संहिता में मिलता है, जहाँ पर हमें भस्मों का वर्णन नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भी भस्म की जगह अयस्कृति का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल भस्म जो है उसने अयस्कृति की जगह ले ली है। इसी प्रकार संहिता काल में स्वर्ण रजत आदि के चूर्ण का जो है उपयोग हमें देखने को मिलता है। अयस्कृति का वर्णन जो है चरक चिकित्सा स्थान के पहले चैप्टर में किया गया है, लौह आदि रसायन के रूप में। सुश्रुत में भी चिकित्सा स्थान के 10th चैप्टर में, अष्टांग में चिकित्सा के 12th चैप्टर में। अयस्कृति जो कल्पना है हमारी, इसकी निर्माण विधि क्या रहती है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने जो है लोहे के पत्र बना लेने हैं, तिल के जितने मोटे और 4 अंगुल लंबे पत्र बना लेने हैं। उसको अग्नि पर रखकर जो है रक्त प्रतप्त यानी कि रेड हॉट कर लेना है। फिर इन पत्रों को जो है क्रमशः 5 बताए गए जो द्रव या द्रव्य हैं इनके अंदर बुझा लेना है। त्रिफलकवात, गोमूत्र, लवण का जल, इंगुदी क्षार और किंचु क्षार। बार बार ऐसा करने से लोह पत्र जो है भंगुर यानी कि टूट जाते हैं, अंजन के समान सूक्ष्म चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर ये जो अंजन सदृश हमारा सूक्ष्म चूर्ण बना है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे मधु और आमलकी। मधु और आमलकी इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये लेहवत यानी कि पेस्ट टाइप बन जाता है। फिर इस पेस्ट को हमने क्या करना है कि मिट्टी के घड़े में डालना है। मिट्टी का घड़ा जो है उसके अंदर घृत की भावना देनी है, उसके अंदर इसको डालेंगे, उसका जो मुख है उसको बंद कर देंगे। फिर ये जो हमारा मटका था जिसके अंदर हमने इस अपने अयस्कृति कल्पना को डाला है, इसको जौ की राशि में यानी कि जौ के ढेर के अंदर 1 वर्ष तक दबा देंगे और बीच बीच में 1 महीने में इस घड़े को हिलाते रहेंगे। 1 वर्ष के बाद जो ये लौह रसायन है हमारा, ये सेवन करने योग्य बन जाता है। विशेष कथन यहाँ पर क्या बताया है, स्वर्ण एवं रजत आदि धातुओं को भी इसी प्रकार अयस्कृति के समान ही चूर्ण बना लेना चाहिए। मात्रा कितनी मात्रा में सेवन किया जाता है, अग्नि बल के अनुसार जो है अयस्कृति का सेवन किया जाता है। अगर अग्नि तीक्ष्ण है तो ज़्यादा मात्रा में सेवन कर सकते हैं, अग्नि अल्प है तो अल्प मात्रा में ही सेवन करेंगे। उपयोग क्या होता है इसका, जो अयस्कृति कल्पना है इसके सेवन करने से अभिघात आदि लगने से त्वचा में कोई भी विकृति नहीं होती है। अगर चोट वगैरह लगती है फ्यूचर में तो स्किन जो है वो डैमेज नहीं होती है। असमय में वृद्धावस्था नहीं आती और अकाल मृत्यु का जो भय है वो नहीं रहता है। इसके सेवन से पुरुष जो है वो बलवान बनता है, यशस्वी, बुद्धिमान बनता है, वाक सिद्ध यानी कि जो भी वो कार्य कहता है वो सिद्ध हो जाता है, श्रुतधारी जो सुनता है उसी को धारण कर लेता है और महाधनवान बन जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर क्या है इसके अंदर, अयस्कृति निर्माण के लिए जो धातु पत्र है उनको उच्च तापमान पर गर्म करके रक्त प्रतप्त करना चाहिए। प्रायः लो धातु लगभग जो है 460 डिग्री टेम्परेचर पर रक्त प्रतप्त यानी कि रेड हॉट हो जाती हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या रखेंगे, धातु पत्रों को रक्त प्रतप्त करके ही द्रव्य में निर्वाप करना चाहिए ताकि धातु पत्र भंगुर होकर चूर्णवत हो जाएं। तो रक्त प्रतप्त हो तभी निर्वाप करेंगे और रक्त प्रतप्त होते ही उसको तुरंत तुरंत निर्वापित करना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी ही ठंडी हो जाती हैं। पैकिंग एंड प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे, प्रिजर्वेटिव हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। शेल्फ लाइफ इसकी भी हमारी 5 साल होती है। नेक्स्ट आती है हमारी लेप कल्पना। लेप होता क्या है, लेप जो है हम एक्सटर्नली जो ऑइंटमेंट्स वगैरह लगाते हैं उन्हें कहा जाता है। जो लेप कल्पना है वो एक तरह से हमारी कल्क कल्पना ही होती है, लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस है कि लेप का जो है हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, कल्क का जो है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत जो हैं उन्होंने सभी प्रकार की शोफ यानी कि इन्फ्लेमेशन में आलेप या फिर लेप को जो है सबसे प्रधान और सबसे पहला उपक्रम बताया है, सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट बताया है। डेफिनेशन क्या है इसकी, जिस तरह से हम कल्क का निर्माण करते हैं सेम उसी तरह से जो है हम लेप का भी निर्माण करते हैं। द्रव्यम आर्द्रम शिलापिष्टम की आर्द्र द्रव्य हमने लेना है, उसको शिला पर या फिर पत्थर पर पीस लेना है। शुष्कम व सद्रवम तनु, और अगर वो सूखा है सूखे चूर्ण के रूप में है तो उसके अंदर द्रव डालकर पेस्ट बना लेंगे। देहे प्रलेपनार्थम,
और इसका यूज जो है शरीर पर बाह्य लेप लगाने के लिए किया जाता है। तत् लेप इति उच्यते बुधई। इसको जो है लेप कल्पना कहा जाता है। देन आते हैं हमारे लेप के पर्याय। लेप की जो है 3 पर्याय होते हैं, आलेप, लिप्त और लेपन। ये तीनों जो है लेप के पर्याय हैं। नेक्स्ट आते हैं लेप के भेद। जो आचार्य शारंगधर हैं उन्होंने लेप के जो है 3 भेद बताए हैं, दोषज्ञ, विषज्ञ और वर्ण। दोषज्ञ लेप क्या होता है? जो वात आदि दोषों को शांत करते। विषज्ञ लेप जो है वो कुत्ते, सांप, वत्सनाभ आदि जो विष हैं इनके प्रभाव को नष्ट करता है। वर्ण लेप जो होता है वो शरीर के वर्ण को निखारता है, शरीर की कांति तथा सुंदरता को बढ़ाता है। जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है बॉडी का उसी को लाता है, गोरा नहीं बनाता है। और व्यंग और त्वचा के जो रोग हैं उनको दूर करने वाला होता है। इनकी मोटाई कितनी होती है वो बताया है। दोषज्ञ लेप जो है वो 1/4 अंगुल रहता है, यानी कि 1/4। विषज्ञ लेप होता है 1/3 और वर्ण लेप होता है 1/2। तो दोषज्ञ लेप की जो मोटाई है वो सबसे कम रहेगी, उसके बाद विषज्ञ की और उसके बाद वर्ण की। वर्ण के अंदर जो है सबसे ज़्यादा थिक लेयर लगाई जाती है। लेप जो है वो आर्द्र अवस्था में ही रोगों का नाश करता है। अगर वो सूख जाता है तो वो कांति को नष्ट कर देता है, अतः सुखाने से पहले ही लेप को जो है हटा लेना चाहिए। आचार्य शारंगधर ने लेप की जो है 2 टाइप्स और बताए हैं। लेप को प्रलेप और प्रदेय भेद से 2 प्रकार का माना है। इन दोनों की मोटाई कितनी होती है वो बताया है। चर्म आर्द्रम माहिशम। माहिश यानी कि जो भैंस होती है उसके चर्म, आर्द्रम, आर्द्र यानी कि गीले, चर्म यानी कि चमड़े, भैंस की गीले चमड़े के समान मोटी इनकी जो है लेयर लगानी चाहिए। उसके बाद बताया है प्रलेप किसको कहेंगे और प्रदेह किसको कहेंगे। शीतस्तनोर विशोषी जय प्रलेप प्रकीर्तितः। कि जो लेप शीतल होता है यानी कि ठंडा होगा, तनु यानी कि जिसकी पतली लेयर लगाई जाए, और विशोषी यानी कि सूखने वाला होता है, वो प्रलेप होता है। आर्द्रो घनस तथा उष्ण शाद प्रदेह श्लेष्मवातः। और जो हमारा प्रदेह होता है वो कैसा होगा? आर्द्र होगा। आर्द्र यानी कि गीला होगा। पहले वाला विशोषी था, ये कैसा होगा? आर्द्र होगा। घन यानी कि थिक लेयर लगाएंगे, पहले वाले की तनु यानी कि थिन लेयर लगाई थी, इस वाले की मोटी लेयर लगाते हैं। पहले वाला जो है शीतल था, ये वाला जो है उष्ण होता है। जो प्रलेप है ये शीतल होता है, शीतल होने की वजह से कैसा होगा? पित्तनाशक होगा। और जो प्रदेह है ये उष्ण होता है, उष्ण होने की वजह से कैसा है? कफ वात नाशक। आचार्य सुश्रुत ने जो लेप है इसके 3 भेद बताए हैं, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। आलेप जो है वो प्रलेप और प्रदेह दोनों के सम्मिलित लक्षणों वाला होता है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, ना बहुत पतला होगा, ना ठंडा ना गर्म। इनमें आलेप जो है वो रक्त पित्त प्रधान शोथ का शमन करता है। नेक्स्ट है लेप के गुण। जिस प्रकार जलते हुए घर पर जल डालने देने से अग्नि जो है वो शीघ्र ही शांत हो जाती है, उसी तरह से व्रण का लेप लगा देने से पीड़ा जो है वो शीघ्र ही शांत हो जाती है। लेप जो है प्रहलादन यानी कि प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला होता है। शोथ हर यानी कि शोथ का, एडिमा का नाश करता है, उत्साधन करता है, व्रण का रोपण यानी कि हीलिंग करता है। इसके अलावा अविदग्ध शोथ में लेप जो है वो हितकर होता है, दो शामक होता है, दाह कंडू रुजा को हरने वाला होता है, त्वक मांस रक्त का प्रसादन करता है, दाह का शमन करता है, तोद और कंडू नाशक होता है। मर्म स्थान एवं गुप्त स्थान के रोगों में शमन एवं संशोधन के लिए आलेपन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है इसके अंदर, लेप में स्नेह का प्रमाण क्या रहता है, इम्पोर्टेंट है, याद करना है। लेप में स्नेह का निर्देश होने पर जो पैतृक शोथ है उसके अंदर कल्क का 1/6 भाग हम जो है घृत आदि स्नेह मिलाते हैं। वातज शोथ में कल्क जो है 1/4 रहेगा। कफज के अंदर 1/8 रहता है। कफ जो है वो स्निग्ध गुण वाला होता है, इसके अंदर ज़्यादा स्नेह ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि अगर स्नेह ज़्यादा ऐड कर दिया तो वो कफज शोथ को बढ़ा देता है। इसके अपोजिट अगर मधु की मात्रा देखें
तो उल्टी हो जाती है। वातज में 1/8 हो जाती है। घृत जो है, घृत आदि जो स्नेह थे वो 1/4 होते हैं वातज में, लेकिन मधु जो है 1/8 हो जाता है। पित्तज 1/6 रहेगा सेम, और कफज में मधु जो है 1/4 रहता है। नेक्स्ट है लेप लगाने के नियम। रात्रि में जो है लेप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस लेप की शीतलता की वजह से लेप भी ठंडा है, रात्रियाँ भी ठंडी हैं, तो जहाँ पर भी लेप लगाया वहाँ पर जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं निकल पाती, और जो विकार है वो बढ़ जाता है। इसलिए रात्रि में लेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस व्रण शोथ में पीड़न करना वहाँ पर लेप को सूखने देना चाहिए। नॉर्मली लेप जो है उसे सूखने नहीं दिया जाता है, लेकिन पीड़ा उत्पन्न करनी है अगर व्रण के अंदर तो उसे सुखा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों में प्रयुक्त किए गए लेप को सूखने नहीं दिया जाना चाहिए, और सूखने से पहले उसको हटा लेना चाहिए। अगर लेप सूख जाता है तो वह निरर्थक हो जाता है और पीड़ा को उत्पन्न करने वाला होता है। नेक्स्ट नियम, पर्युषित यानी कि बासी लेप जो है, अगर हमने उसको पहले दिन पीसा था तो उसे दूसरे दिन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो जो है वीर्यवान नहीं रहता, उसका वीर्य नष्ट हो जाता है। अगर लेप की मल्टीपल लेयर्स लगानी है तो पहले की जो लेयर है उसको हटाए बिना दूसरी लेयर नहीं लगानी है। पहले एक को सूखने देंगे, उसके बाद उसको हटा लेंगे, देन सेकेंड लेयर लगाएंगे, क्योंकि घनता के कारण ऊष्मा वेदना और दाह हो जाता है। अगर मल्टीपल लेयर्स लगा ली तो एक बार किए गए लेप के अवशिष्ट लेप को बाद में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सूख जाने की वजह से वो कैसा हो जाता है, निर्वीर्य और निरर्थक। इसके अलावा जो हमारे लेप हैं उसको हमेशा लोम की प्रतिलोम दिशा में लगाना चाहिए, यानी कि जिस तरफ हेयर्स की डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन की तरफ हमने लेप लगाना चाहिए। प्रदेह साध्य रोगों में तथा विशेष रूप से पित्त, रक्त, अभिघात और विशेष रोगों में दिन में लेप लगाना चाहिए, और रात्रि में लेप किस में लगाएंगे, अपक्व शोथ में, गंभीर शोथ है, रक्त जो श्लेष्मत शोथ है, इनमें जो है रात्रि में लेप लगाना चाहिए। तो रात्रि में जब हम लेप लगाते हैं तो ऊष्मा जो है अंदर ही रह जाती है, और इन रोगों में जो है हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। पैकिंग एंड प्रिजर्वेशन की अगर बात करें तो हर्बल द्रव्यों से अगर बनाया है तो उसकी पोटेंसी रहेगी 30 दिन तक, और उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। अगर मिनरल्स और मेटल बेस्ड लेप बनाया है तो उसकी पोटेंसी जो है इनडेफिनेट टाइम तक रहती है। लेप के उदाहरण, तो हमारे सिलेबस के अंदर लेप के 2 ही उदाहरण दिए हुए हैं, अवल गुंजादि लेप और केशवर्धक लेप। तो अवल गुंजा आदि लेप है, इसके घटक द्रव्य हमारे क्या होते हैं, अवल गुंजा के बीज यानी कि बाकुची के बीज वो लेने हैं हमें 4 पल। एक पल जो होता है वो 48 ग्राम का होता है। शुद्ध हरताल लेनी है वो 1 पल लेनी है, और गोमूत्र हमें आवश्यकता अनुसार लेना है जितने में उसका पेस्ट बन जाए। सबसे पहले जो अवलगुज बीज है और शुद्ध हरताल है, इनका जो है सूक्ष्म चूर्ण बना लेंगे, उसके अंदर गोमूत्र डालकर अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लेंगे, फिर उसको जो है अप्लाई कर लेंगे। और इसका जो यूज़ है वो किया जाता है श्वेत्र यानी कि ल्यूकाडर्मा के अंदर, जब स्किन पे वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं या फिर वर्ण की विकृति हो जाती है तब इसको यूज़ किया जाता है। देन है हमारा दशांग लेप, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन मेनली जो है विष रोग के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स होते हैं शिरीष, जो सबसे शिरीषम विषग्ना नाम, जो विष द्रव्य है हमारा शिरीष वो इसके अंदर डलता है। हरिद्रा, दारू हरिद्रा एंटीसेप्टिक्स होती हैं, ये इसके अंदर डाली जाती हैं। उसके अलावा मुलेठी है, तगर है, रक्तचंदन है, सूक्ष्म एला है, जटामासी है, सुगंध बाला है, गोघृत है, कुष्ठ है और दारू हरिद्रा है। पेस्ट बनाने के लिए मेनली यूज किया जाता है गोघृत। दशांग लेप के अंदर कितने द्रव्य हैं, 10। यहाँ तक गोघृत जो है वो पेस्ट बनाने के लिए यूज किया है। उपकरण साधन, इमाम दस्ता चाहिए, वस्त्र चाहिए, सिलबट्टा चाहिए, प्लेट चाहिए, सारे देख लेंगे, विष रोग में इसका यूज होता है। देन है हमारा मुख कांतिकर लेप। मुख कांतिकर लेप के जो घटक द्रव्य हैं वो है हमारे रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन, मंजिष्ठा, लोद्र की त्वचा या फिर छाल, कुष्ठ, प्रेंगू के पुष्प, वटायुर और मसूर, ये सारे इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं। द्रव हमने यूज करना है जल। उपकरण या साधन कौन से चाहिए, इमाम दस्ता उसका चूर्ण बनाने के लिए, सिलबट्टा चाहिए, वस्त्र चाहिए और प्लेट चाहिए। सर्वप्रथम जो वानस्पतिक द्रव्य है उनका सूक्ष्म चूर्ण बना लेंगे, उसके बाद जल के साथ सिलबट्टे पर उसको पीस लेंगे और लेप का निर्माण कर लेंगे। मात्रा यथा आवश्यक प्रयोग करनी चाहिए, जितना कवर करने के लिए ज़रूरी हो।
उपयोग इसका किया जाता है मुख के कांति को बढ़ाने के लिए, मुख दोषिकाएं जो हैं, व्यंग, नीलिका, पिड़का, जो त्वचा के रोग हैं, इनको दूर करने के लिए। नेक्स्ट जो सिलेबस के अंदर है वो है केशवर्धक लेप, केश को बढ़ाने वाला। इसके जो है 4 कंपोनेंट्स हैं, गोक्षूर, तिल का फूल, मधु और गोघृत। उपकरण या साधन किन की आवश्यकता होती है? इमाम दस्ता चाहिए, प्लेट चाहिए, सिलबट्टा और वस्त्र। सबसे पहले गोक्षुर और तिल के फूल को अच्छी तरह से कूट के चूर्ण बना लेंगे। फिर इस चूर्ण के अंदर मधु और गोघृत के साथ पीसकर इसका लेप बना लेंगे। जितने में ये बालों पर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए उतनी मात्रा इसकी यूज़ करनी चाहिए। मुख्य उपयोग इसका किसके लिए किया जाता है? केशों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसके साथ लेप भी जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर और भी कुछ कल्पनाएं एक्सप्लेन हैं, जैसे कि सत्व कल्पना, वटी कल्पना और गुगलू कल्पना। ये सारे जो हैं ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं, मैं पीडीएफ के अंदर ऐड कर दूँगी। और बाकी जो चैप्टर के अंदर हमारा सिलेबस था वो कंप्लीट हम कर चुके हैं।